इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त की धूल में कहीं खो जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही साम्राज्य की कहानी को जानेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जो कभी दक्षिण भारत का गौरव हुआ करता था, पर आज आज सिर्फ उसके शानदार खंडर ही बाकी हैं। तो चलिए विजयनगर के इस भूले बिसरे अध्याय को फिर से कुरेदते हैं। ये सुनने में शायद किसी कवि की बात लगे, है ना? पर यह हम्पी की हकीकत थी। एक ऐसा शहर जो एक महान साम्राज्य की राजधानी बना, जहां कला और दौलत इतनी बुलंदी पर थी कि सच में पत्थर भी गा उठते थे। ये कहानी उसी शहर और उसके शानदार साम्राज्य विजयनगर की है। हर महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प थी। दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे दो भाइयों ने एक सपने की नींव रखी। एक ऐसा सपना जो आगे चलकर मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बनने वाला था। तो ये बात है साल 1336 की। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। उन्होंने अपने गुरु संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में इस साम्राज्य की नींव रखी। जगह चुनी गई तुंगभद्रा नदी का किनारा और राजधानी बनाया गया हम्पी को। और देखते देखते ये शहर दुनिया के सबसे शानदार नगरों में से एक बन गया। अच्छा, हर महान साम्राज्य का एक निशान, एक प्रतीक होता है। विजयनगर ने चुना वराह को, यानी जंगली सुअर। ये सिर्फ एक जानवर का चित्र नहीं था, बल्कि ये उनकी शक्ति और धर्म की रक्षा करने के संकल्प का प्रतीक था। और यही संकल्प उनके पूरे शासन की नींव बना। विजयनगर की कहानी कोई 1-2 साल की नहीं, बल्कि लगभग 300 साल लंबी है। और इस लंबी कहानी को किसी एक ने नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग राजवंशों ने मिलकर लिखा। कह सकते हैं कि ये इस साम्राज्य के 4 अध्याय थे। चलिए देखते हैं कि हर अध्याय में क्या खास था। तो देखिए, शुरुआत की संगम वंश ने, जिसने साम्राज्य की नींव रखी। उनके बाद आए सालुव, फिर तुलुव और आखिर में अरविदु वंश। हर किसी ने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन यहाँ तुलुव वंश पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी दौर में विजयनगर ने अपने इतिहास के सबसे सुनहरे पन्ने लिखे। अब हम पहुंच रहे हैं विजयनगर के इतिहास के उस शिखर पर, उस सुनहरे दौर में, जब एक राजा के नेतृत्व में ये साम्राज्य न सिर्फ अपनी फौजी ताकत, बल्कि अपनी कला और संस्कृति के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान शासक कृष्णदेव राय की। उनके शासनकाल को विजयनगर का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उनके दौर में इस साम्राज्य ने कला, साहित्य और समृद्धि का वो शिखर देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। कृष्णदेव राय की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं थी, वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान और कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत में जाम्बुवती कल्याणम जैसे ग्रंथ लिखे। इसीलिए तो उन्हें आंध्र भोज जैसी उपाधियां मिली, जो साहित्य और कला में उनके योगदान को एक तरह का सलाम थी। और कला के लिए उनका प्यार सिर्फ लिखने तक ही नहीं था। कृष्णदेव राय के दरबार की शान हुआ करते थे अष्टदिग्गज। ये तेलुगु साहित्य के 8 सबसे महान कवि थे, जिनकी प्रतिभा को राजा का पूरा साथ मिला हुआ था। और हाँ, हम सबके चहेते चतुर तेनाली राम भी इन्हीं 8 दिग्गजों में से एक थे। सिर्फ दरबारी ही नहीं, जो विदेशी यात्री उस समय भारत आते थे, वो भी उनके शासन के कायल थे। पुर्तगाल से आए यात्री दुआर्ते बारबोसा ने जो लिखा, वो आज भी हैरान करता है। ये शब्द बताते हैं कि विजयनगर सिर्फ एक अमीर साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां हर धर्म और आस्था के लोगों को पूरी आज़ादी के साथ रहने का हक था। अच्छा, राजा और राजवंशों की बात तो हो गई, पर इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब जरा विजयनगर की प्रशासनिक मशीनरी को समझते हैं। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक बहुत ही अनोखा सिस्टम था, जिसे नायंकार व्यवस्था कहते थे। इसमें होता ये था कि बड़े बड़े मिलिट्री कमांडरों को सैलरी नहीं, बल्कि जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे दिया जाता था। फिर वो उस जमीन से टैक्स वसूलते और राजा के लिए एक सेना तैयार रखते। ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था जो साम्राज्य को स्टेबल रखता था। और अगर नायंकार व्यवस्था ऊपर से नीचे का सिस्टम था, तो जमीनी स्तर पर यानी गांव में काम करती थी अयंगर व्यवस्था। हर गांव का सारा कामकाज 12 अधिकारियों की एक टीम देखती थी, जो गांव के सारे स्थानीय मामले संभालते थे। ये शासन को बिल्कुल जड़ों तक ले जाने का एक बहुत ही असरदार तरीका था। किसी भी साम्राज्य की ताकत उसकी करेंसी से भी पता चलती है।
विजयनगर के सोने के सिक्के, जिन्हें वराह कहा जाता था, पूरे भारत और विदेशों तक के व्यापार में इस्तेमाल होते थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि विजयनगर सिर्फ एक मिलिट्री पावर ही नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी था। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरे युग का कभी न कभी अंत होता है। और विजयनगर का अंत बहुत ही अचानक और बहुत ही विनाशकारी था। एक लड़ाई, सिर्फ एक लड़ाई ने इस महान साम्राज्य की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये था वो अंतिम टकराव, दो महाशक्तियों के बीच। एक तरफ था अकेला विजयनगर साम्राज्य, जिसकी कमान थी रामराय के हाथों में, और दूसरी तरफ थीं दक्कन की 4 सल्तनतें, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, जिन्होंने मिलकर एक गठबंधन बना लिया था। 23 जनवरी 1565। इतिहास में कुछ तारीखें हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। तालीकोटा के मैदान में, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, दक्षिण भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक और भयानक लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। नतीजा बहुत ही भयानक था। विजयनगर की बुरी तरह से हार हुई। इसके बाद जीतने वाली सेनाओं ने राजधानी हम्पी को कई महीनों तक लूटा और उसे पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। एक जीता जागता धड़कता हुआ शहर बस कुछ ही महीनों में राख और खंडहरों का ढेर बन गया। साम्राज्य का राजनीतिक अंत तो हो गया, लेकिन क्या एक लड़ाई एक पूरी सभ्यता की आत्मा को मार सकती है? नहीं। हम्पी के खंडरों में विजयनगर की कला और वास्तुकला की वो अमर कहानी आज भी गूंजती है। विजयनगर की वास्तुकला अपने आप में एक अलग ही कहानी है। उन्होंने मंदिरों में विशाल गोपुरम यानी कि बड़े बड़े गेटवे और खूबसूरत नक्काशी वाले मंडप बनाने की कला को एक नई ऊंचाई दी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है हम्पी का विट्ठल स्वामी मंदिर, जहां पत्थर के खंभों को छूने पर संगीत की धुनें निकलती हैं। आज भी सिर्फ हम ही नहीं, उस जमाने में भी दुनिया भर से आए यात्री हम्पी को देखकर दंग रह जाते थे। जरा फारस से आए अब्दुल रज्जाक के शब्द सुनिए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम्पी जैसा शहर पूरी दुनिया में कहीं और था ही नहीं। और यहीं पर हम इस कहानी को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोचिए, बस एक पल के लिए सोचिए, अगर तालीकोटा की उस लड़ाई का नतीजा कुछ और होता, तो आज वो महान साम्राज्य और उसका शहर हम्पी किस रूप में हमारे सामने होता? खैर, इतिहास में अगर मगर की कोई जगह तो नहीं होती, पर कल्पना करने से हमें कौन रोक सकता है।